हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वहां से बहस तो जोरदार चली, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अभी 75% ही वोटों की गिनती हुई है, 25% वोटों की गिनती बाकी है। और जो परिस्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है वो एनडीए के लिए आप कह सकते हैं कि उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि अब से 3-4 घंटे पहले हुआ करती थी। आरजेडी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। रुझानों में एनडीए को बहुमत जरूर दिखाई दे रहा है। एनडीए 122 पर है, तेजस्वी की पार्टी को 113 सीटें हैं, लेकिन इस 113 में आरजेडी जो है वो 74 सीटों पर आगे चल रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आरजेडी जो है वो ज्यादा सीटों पर आ गए कंपेयर टू बीजेपी। महागठबंधन 113 सीटों पर आगे है। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी केवल 0 पर है। अन्य के खाते में 8 सीटें, और ये अन्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एमआईएम का आंकड़ा करीब 5 का है इन 8 में से। और वो एमआईएम क्या जाहिर तौर पर समझ में आता है कि बीजेपी के साथ तो जाएगी नहीं, तो क्या वो तेजस्वी के साथ जाना चाहेगी या तेजस्वी की पार्टी उसका समर्थन लेगी? ये बड़ी बहस हो जाती है। इसीलिए ये कांटे का मुकाबला है और ये आज पूरी रात चलने वाला है। हो सकता है कि 12 बजे के बाद देर रात आपको ये फाइनल रिजल्ट देखने को मिले कि बिहार विधानसभा में कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सा गठबंधन जीत रहा है। आरजेडी ने हार नहीं मानी है। आरजेडी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं, जीतने वाले हैं। मनोज झा ने ऐसा बयान भी दिया कि वो 86 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसीलिए इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट बहस हो जाती है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि अभी ये मैच पूरी तरीके से खुला हुआ है। अभय जी, देखिए, आपने जो विश्लेषण किया वो बिल्कुल सही विश्लेषण है। मैंने अपनी घड़ी से अंदाज ये लगाया था कि अगर 6 बजे तक बाजी नहीं पलटी तो शायद बाजी नहीं पलटेगी, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। बाजी दरअसल 6:30 के बाद थोड़ी थोड़ी पलटनी शुरू हुई है। अभी भी पूरी तरीके से नहीं पलटी है। अभी भी जो पक्ष, जो थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मामला झुका हुआ है, लेकिन हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि कम वोटों से जिन सीटों का फैसला होने वाला है, ऐसी सीटों की संख्या अभी भी अच्छी खासी है। आरजेडी 75, बीजेपी 73। क्या आरजेडी 75, बीजेपी 73, और गठबंधन की बात करें तो बीजेपी गठबंधन 122, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, और आरजेडी 113, आरजेडी गठबंधन 113। देखिए, और इसमें जो समझने वाली बात है, जो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर सनसनी पैदा हुई है कि बीजेपी 3 सीटें हार रहा है और आरजेडी गठबंधन 3 सीटें जीत रहा है। जब भी इस तरह की स्थिति होती है सुमित, हम जानते हैं कि ये आंकड़ा फिर अब आगे भी बढ़ सकता है। यानी अगर आप 3 जीत रहे हैं, 3 हार रहे हैं, तो ये अब बढ़ भी सकता है। अगर ये बढ़ जाता है, जो 5 तक ये अभी चला गया था, अगर ये 5 से 6 और 7 हो जाता है, तब आरजेडी गठबंधन आगे भी हो सकता है। 1 करोड़ और 1 करोड़ वोट हैं जिनकी अभी काउंटिंग होनी बाकी है। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे 1000 से कम पे अंतर चल रहा है और ये मैच कहीं भी जा सकता है। सुपर ओवर में भी जा सकता है, टाई भी हो सकता है। जो बात सुबह तीर्थेश बोल रहे थे कि हंग असेंबली है। नहीं, और मैंने ये कहा था कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो हमें अभी पर नजर रखनी चाहिए। दूसरी बात ये, एक ट्वीट आया है, लालू प्रसाद यादव की बेटी ने कहा है कि शाम होते ही कमल मुरझाता है और लालटेन जल जाता है। तो इस तरह की बातें जो है उनके लिए इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये जो बड़ी बातें हैं जो सब तमाम विश्लेषण में सामने आ रही हैं, ये यहाँ ब्रेकिंग वॉल पे दिखाना बहुत जरूरी है। 243 में से 20 सीटों पर हार जीत का फैसला होना भी बाकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके जरिए आप देख सकते हैं 20 सीट पर हार जीत का फैसला होगा। 75% वोट अब तक गिना जा चुका है, 25% बाकी है, करीब 1 करोड़ के आसपास सीट बाकी है। 10 सीट पर 1000 से कम वोटों का अंतर है। 5 सीट पर एमआईएम आगे चल रही है। एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, सीमांचल का इलाका, मुस्लिम बहुल इलाके में जीतती है। वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, वो यूपीए के साथ जा सकती है। और ऐसी परिस्थिति में एनडीए का अगर 123 से कम रहता है आंकड़ा, तो जाहिर तौर पर यूपीए के चांसेस, तेजस्वी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये मजबूर कर रहा है इस बात को, इस बहस को उस दिशा में ले जाने के लिए कि अभी भी बिहार में परिस्थितियां बिल्कुल भी साफ नहीं है। मैच शायद टाई हो रहा है। अभी देखिए, अभी जब 10 सीट हम मान रहे हैं 1000 और 1 करोड़ की गिनती है, तो मेरे ख्याल से 1000 वाला मामला भी अभी उससे ऊपर का भी मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी खेल खुला ही हुआ है। अभी जरूर बढ़त दिख रही है एनडीए को, लेकिन ये कितनी देर तक रिटेन होगा या हो पाएगा भी अभी। तो देखिए, वो जो सीटें हैं, जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधाम, अमौर, बायसी, ये 5 सीटें एमआईएम जीत चुकी है। ये 5 सीटें एमआईएम जीत चुकी है। सुमित जी, अभी जहां पर चुनाव पहुंच गया है, बहुत मुश्किल स्थिति में पहुंच गया है चुनाव, जहां कुछ भी हो सकता है। जीता हुआ हार सकता है, हारा हुआ जीत सकता है।
और ये MIM का रोल सचमुच बहुत क्रिटिकल हो जाएगा और चाबी शायद अब उसी के पास आ जाए, जो डेमोक्रेसी की चाबी में भी MIM का हाथ है। 5 तो वो जीता हुआ दिख रहा है या आगे। मेरे ख्याल से 25 सीट उसने RJD को या महागठबंधन को डैमेज किया हो। मैं कहना चाहता हूँ खास करके कि अगर तेजस्वी हारते भी हैं चुनाव, 114-15 पाते हैं, तो भी हार के वो जीतेंगे, क्योंकि परसेप्शन में वो जीत जाएंगे। रियलिटी में भले नहीं। सुमित जी, एक बात मैं कह दूं, 1 करोड़ अनगिने वोट हैं और मेरी जानकारी के हिसाब से 17 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां की फासला 1000 से कम है, 500-600 के आसपास का है। तो मुझे लगता है कि ये 17, जिसमें कि गठबंधन के पास मेरी जानकारी के हिसाब से 7 या 8 सीटें हैं, तो मामला यहां पलट सकता, अगर पलटा तो। नहीं, देखिए, दोनों पक्षों के लिए खुल गया है खेल। ये स्लॉग ओवर में ही तय होगा। आखिरी दौर की जब काउंटिंग होगी तभी ये तय होगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। जहां तक MIM की बात है कि देखिए, बीजेपी के साथ जाने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो RJD के साथ भी सीधे नहीं जाएंगे, रहेंगे उसी खेमे में। वो बाहर से समर्थन देने की घोषणा करेंगे, कुछ न कुछ ऐसा संकेत देंगे कि हम उनके साथ हैं, लेकिन खुलकर अलायंस में शामिल हो जाएंगे, इसकी उम्मीद हमको। मैं जो बात आप कह रहे थे ना प्रोफेसर साहब, वो बहुत जरूरी है, पढ़ के सुना देता हूँ। ये डेटा मेरे पास आया है मेरे इलेक्शन टीम की तरफ से। बाजपट्टी एक सीट है जहां पे मुकेश कुमार यादव है राष्ट्रीय जनता दल के, वो 630 सीटों से डॉक्टर रंजू गीता से आगे चल रहे हैं, JDU कैंडिडेट से। बाखरी एक सीट है, सूर्यकांत पासवान है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, CPI के। रामशंकर पासवान से, जो कि BJP के कैंडिडेट हैं, उनसे केवल 439 वोट से आगे चल रहे हैं। 505 वोट से सुदर्शन कुमार बरबीघा से आगे चल रहे हैं, JDU के कैंडिडेट हैं गजानन शाही के मुकाबले। 923 सीटों से हरभूषण ठाकुर बकौल आगे चल रहे हैं डॉक्टर फैज अहमद से 20वीं सीट से। चकई से सुमित कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट है ये, सावित्री देवी से 887 वोट से। देहरी से फतेह बहादुर सिंह RJD के कैंडिडेट हैं, सत्यनारायण सिंह से आगे चल रहे हैं केवल 81 वोट से। यानी RJD का कैंडिडेट BJP के कैंडिडेट से सिर्फ 81 वोट से आगे चल रहा है। आखिरी बार जब ये आंकड़ा हमारे पास आया, 79 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड के पूनम देवी यादव पीछे चल रही हैं छत्रपति यादव से। राणा रणधीर भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो आगे चल रहे हैं 829 वोट से RJD के मदन प्रसाद से। 555 वोट पे डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता सीट पर पीछे चल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के दिगंबर प्रसाद तिवारी से। रामगढ़ से सुधाकर सिंह RJD के आगे चल रहे हैं 189 वोट से, महज 189 वोट से अंबिका सिंह से, जो कि BSP के कैंडिडेट हैं। सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन RJD के आगे चल रहे हैं मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी वही VIP पार्टी के मुखिया, 417 वोट से वो पीछे हैं, 417 वोट से। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव JDU के आगे चल रहे हैं चंद्रहास चौपाल से, जो कि RJD के कैंडिडेट हैं, 489 वोट से। और सिवान से ओम प्रकाश यादव BJP के आगे चल रहे हैं महज 37 वोट से, 37 वोट्स। अवध बिहारी चौधरी, जो कि RJD के कैंडिडेट हैं। तो 3 सीट तो 100 से कम अंतर वाली है, और ये दिखा रहा है कि कितना कांटे का मुकाबला चल रहा है। निश्चित रूप से, और इसमें अगर 1 करोड़ वोट बाकी है तो फिर कोई भी प्रेडिक्शन करना जोखिम से बाकी। 122, 122, 122, 123। सुमित जी, आपने सिवान की बात की। अवध बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश यादव रिलेटिव हैं, समधी हैं एक दूसरे के, और देखिए कितना क्लोज फाइट है। मुझे लग रहा है अवध बिहारी चौधरी सीट निकाल लेंगे, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन पे हैं। ये राजनीति संभावनाओं का खेल है, सिर्फ संभावनाओं के खेल के नजरिए से मैं कह रहा हूं कि ओवैसी की पार्टी के लोग BJP के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नीतीश अब बीच में पड़े, नीतीश मुख्यमंत्री बने और नीतीश के कहने पे हो सकता है वो पार्टी नीतीश की पार्टी के साथ चले जाएं। 5 हैं तो 2/3 के हिसाब से भी अगर दल बदल नहीं लगता तो तीन ही तोड़ने होंगे। ये भी सुमित, जो कम अंतर वाले जहां पर लीड हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो NDA के ज्यादा लोग लीड ले रहे हैं। 9 सीटें मुझे दिख रही हैं जहां पे NDA के जो कैंडिडेट हैं वो 1000 के नीचे हैं,
काफी कम से आगे चल रहे हैं, जहां पर कि कभी भी जो नतीजे हैं, जो रुझान है, वो पलट सकते हैं। जबकि अगर हम महागठबंधन के देखें तो उनके उम्मीदवारों की संख्या कम है। अगर 15 मुझे जो उम्मीदवार मिले उसमें 5 गठबंधन के दिखे, महागठबंधन के 9 है एनडीए के, जो कि 1000 के नीचे की लीड है, और 1 इंडिपेंडेंट है। तो अगर इसको हम देखें, अगर ये 9 अगर कन्वर्ट होता है, अगर दूसरी तरफ अगर चला जाता है, तो फिर पूरा पासा ही पलट जाएगा। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज मुझे बताई जा रही है पीसीआर से, मेरी टीम के द्वारा, कि 1000 सीटों से कम अंतर वाली जो सीटें हैं वो ज्यादातर एलजेपी की वजह से फंसी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव खराब कर दिया है। देखिए, इसमें एक बात समझ में आती है कि तीसरे दौर के अंदर मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणात्मक हुआ। तेजस्वी यादव की पार्टी मुसलमान वोटों का बंटवारा नहीं रोक पाई और ओवैसी की पार्टी ने जम के मुसलमान वोट काटे। 5 सीटों पे वो आगे चल रही है, लेकिन जहां पे आगे नहीं चल रही है वहां भी उसे अच्छे खासे वोट मिले। इसका मतलब यह है कि ओवैसी का जो दांव था वो महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। अगर ओवैसी नहीं होते तो महागठबंधन शायद नहीं। देखिए, ओवैसी का मैदान में होना महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ और चिराग पासवान का होना एनडीए के लिए। बड़ी खबर आ रही है, सुशील मोदी नीतीश कुमार के घर पहुंचे, मुलाकात कर रही है। ये जो बात है कि किसका नुकसान हुआ, तो जो ओवैसी सीटें जीते हैं उसमें उनके जो नियरेस्ट राइवल हैं वो जेडीयू हैं। आमोर में जो सीट वहां पर आगे चल रहे हैं वो 47,000 से। बहादुरगंज की बात करें तो वहां वीआईपी पार्टी है, 17,000 से वहां आगे है। अगर बैसी की बात करें वहां बीजेपी उनके नियरेस्ट राइवल हैं। अगर आप कोचाधाम की बात करें तो वहां जेडीयू है। जोकीहाट सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पर आरजेडी को उन्होंने आरजेडी से 15,000 से आगे है। तो कहने का मतलब यह है कि 4 ऐसी सीटें हैं जो रूलिंग गठबंधन बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती थी, जो उन्होंने रोकी है। गठबंधन की आप बात कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर इसको अंडरलाइन करना चाहिए। बीजेपी के जो बिहार के बड़े नेता हैं, सुशील मोदी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, ये तमाम लोग अब पहुंच गए नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर। दिन भर में ये पहली मुलाकात है गठबंधन के नेताओं के बीच में, और ये इशारा कर रही है कि शायद एनडीए के लोग जो हैं उस सरकार बनाने की कवायद में एक कदम आगे रहना चाहते हैं, ताकि कोई फूट ना हो सके, ताकि अगर नंबर अगर कम पड़े तो वो कहां से अरेंज हो सकता है उस बारे में चर्चा कर सके। इसीलिए नीतीश कुमार के घर पर ये तमाम बड़े नेता पहुंचे। पंकज झा मेरे सहयोगी जुड़ गए। पंकज झा, क्या अपडेट है वहां से? सुमित, हम एक अणिमार्ग जो कि मुख्यमंत्री का ये बंगला है, और यहाँ से कुछ देर पहले ही ये सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, आरसीपी सिंह जो कि राज्यसभा के सांसद हैं जेडीयू के। आपको बताऊं कि पहली बार आज नतीजों के दिन बीजेपी के नेता पहुंचे हैं नीतीश कुमार के घर। बैठक का दौर चल रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है जेडीयू के प्रदेश के अशोक चौधरी पिछले करीब 1.5-2 घंटे से वहां बैठे हुए हैं। इस मीटिंग का पर्पस क्या है? बिल्कुल, ये मीटिंग क्या शेड्यूल थी? क्यों हो रही है अचानक में मीटिंग? पर्पस यही नहीं सुमित, बिल्कुल शेड्यूल मीटिंग नहीं था। नतीजे आने के बाद और जिस तरीके से फासले लगातार कम हो रहे हैं महागठबंधन और एनडीए के बीच में, सरकार बनाने को लेकर जाहिर सी बात है कि अंदर चर्चा हो रही होगी। 76 पर आरजेडी है, 72 पर बीजेपी है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं तो आरजेडी की लीड ले रहे हैं। क्या उसी की तैयारी चल रही है कि प्री पोल अलायंस वाला सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप को गवर्नर कॉल करे? क्या उस बारे में मंत्रणा चल रही होगी पंकज? देखिए, प्री पोल अलायंस हुआ है दोनों तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की कोई बातचीत होगी। लेकिन हाँ, दोनों के बीच में फासला बहुत कम है। अन्य जो है उसमें एआईएमएम के अलावा जो निर्दलीय और दूसरे लोग हैं वो बहुत कम हैं। तो सरकार कैसे बनाई जाए? देखिए, कोई और नेता यहाँ पर नहीं है, अधिकारी है, कोई नेता नहीं आए हुए हैं। अंदर बैठक जो बीजेपी के बड़े नेता गए हैं वो करीब 10 मिनट पहले भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं, सुशील मोदी वहां पहुंचे हुए हैं, आरसीपी सिंह हैं, अशोक चौधरी हैं नीतीश कुमार के घर पर। सब लोग वहां बैठे हुए, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। उनका परिचय मैं कराऊंगा बारी बारी से। शशि शेखर, हिंदुस्तान के अखबार के संपादक हमारे साथ हैं। केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। संजय मयूख, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पंकज झा तो वहां से लगातार बने हुए हैं। लेकिन एक चीज बद्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुमित जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है कि इस समय नीतीश जी के यहाँ जाना बीजेपी के लीडर्स का, ये उसी की दिशा में कोशिश है कि ताकि कुछ छूटे ना, कोई अलग ना हो जाए। क्या संजय मयूख, क्यों पहुंच गए आप लोग नीतीश कुमार से मिलने के लिए? क्या तैयारी है संजय मयूख? समन्वय के साथ हाँ बता रहे हैं, इस गठबंधन को हम चला रहे हैं और एक सुखद परिणाम की आशा कर रहे हैं। उस सुखद परिणाम में बिहार में हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके घर पर यदि कोई बैठ रहे हैं तो हम अच्छे परिणाम के लिए भी बैठ रहे हैं।
और जब अच्छा परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे हम बिहार की जनता की सेवा में लग जाएंगे। ये बताइए, आपकी तो 72 सीटें अभी दिखाई दे रही हैं, आरजेडी की 76 सीटें दिखाई दे रही हैं, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर को बुलाना चाहिए या प्री पोल अलायंस के सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप को बुलाना चाहिए? संजय मयूख। सुमित जी आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और जानते हैं प्री पोल अलायंस को निश्चित तौर पे आमंत्रित करती है। थोड़ा परिणाम आने दीजिए, इस पे आप बाद में चर्चा करिएगा। अभी तो हम जो बात कर रहे हैं, हमने विकास के मुद्दे पर लड़ा था। बिहार में नीतीश प्री पोल अलायंस अगर आपका है तो जाहिर तौर पर गवर्नर उसको पहले बुलाएंगे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है संजय मयूख। लेकिन ये बाकी की जो 2-3 सीटों की जरूरत पड़ेगी वो कहां से पूरी होगी? MIM से बात करेंगे क्या? नहीं 5 है उनके पास। परिणाम आने दीजिए, हमको लगता है सुखद परिणाम होंगे। सुमित जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है, दिन में भी कहा है, हमको लगता है बिहार की जनता हमको आशीर्वाद देगी। चलिए, बिहार की जनता आशीर्वाद देगी। शशि शेखर जी, आपने देखा, आप पूरी घटनाक्रम पर सुबह से नजर रखे हुए हैं, ये तो बिल्कुल IPL के फाइनल की तरह हो गया है। एक फाइनल दुबई में खेला जा रहा है और एक फाइनल यहाँ बिहार में खेला जा रहा है। मुझे 40 साल हो गए सुमित इलेक्शंस देखते हुए, लेकिन ये इलेक्शन में अपनी याददाश्त में जोर डालना था, बड़ा अनोखा है। और एक तरफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुमत पा ही जाएगी एनडीए, दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे कि उनके लबों से कोई प्याला छीन लेता है बार बार। तो ये एक बड़ा डिफरेंट सा इलेक्शन है और ये अभी भी कहीं भी जा सकता है मुझे लगता है, क्योंकि 1 करोड़ वोट अभी गिरे जाने बाकी है। दूसरी बात, मैं यहाँ प्रवक्ताओं की मैच्योरिटी की तारीफ करूंगा। सवेरे से इनमें से किसी ने भी कोई भी ऐसी बात नहीं कही, सब फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और तीसरी बात, बिहार में जीते हारे कोई जी, लेकिन बिहार में लोकतंत्र जीता। बिहार में लोगों ने मन से वोट किया और वो वोट किसके फेवर में जाता है नहीं जाता है उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, पर लोकतंत्र में भागीदारी बहुत जबरदस्त है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ बहुत स्टॉलवर्ड लीडर थे, मोदी जी थे, नीतीश कुमार खुद थे और एक बड़ा अच्छा संगठन था बीजेपी का। दूसरी तरफ एक बहुत कमजोर सा संगठन, एक कमजोर सा गठबंधन था। पिछला चुनाव उस गठबंधन ने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ने लड़ा। इस बार लालू जेल में थे, एक नौजवान के हाथ में सारी कमान थी और कांग्रेस सारी अच्छाई के बावजूद वहां एक कमजोर कड़ी के तौर पर उनके साथ। यहाँ अगर आरजेडी को कहीं से सपोर्ट मिला तो वाम दलों से मिला। उनका स्ट्राइक रेट नंबर 2 पर है, नंबर 3 पे पहुंच गया, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था। तो ये नए दिशा संकेत दिख रहे हैं। वैचारिक आधार पर जो राजनीति में खत्म हो गया था, एक तरफ धुर दक्षिण दल है, वामपंथी। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए शशि जी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को अंडरलाइन करने की जरूरत है कि जो सर्वे हमने दिखाया था, एग्जिट पोल, सी वोटर और एबीपी न्यूज का, बिल्कुल ठीक उसी के आसपास चीजें हैं। 120-124 के आसपास दोनों गठबंधन आ रहे थे और उसी तरफ चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है। एक बात कहूंगा, सच को भी बुनियादी की जरूरत पड़ती है और बहुत से लोग बुरादी करते नजर आते हैं। बुरादी जमकर कीजिए, आपने ठीक काम किया। शुक्रिया शशि जी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, हम 8 सीटें ऐसी दिखाने वाले हैं, वो 8 सीटों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने कैसे नीतीश कुमार का घर जला दिया। ये वो सीटें हैं, अलौली, अतरी, बहादुरपुर, बनियापुर, बेलसन, चकई, ओबारा, टेघरा। इन सीटों पर एलजेपी को जो वोट मिले हैं उसकी वजह से जेडीयू की जीत मुश्किल हो गई। जैसे 8,000 का अंतर है अलौली में, एलजेपी को यहां 15,000 वोट मिले हैं। अतरी में 6,000 का अंतर चल रहा है, 17,000 वोट एलजेपी लेकर चली गई है। बहादुरपुर में 800 वोट का अंतर चल रहा है, एलजेपी यहां पर 16,000 वोट ले गई है। बनियापुर में वीआईपी से 30,000 वोट का अंतर है, एलजेपी को 32,000 वोट मिले हैं। बेलसन में 14,000 वोटों का अंतर है, एलजेपी को 19,000 वोट मिले हैं। चकई में 5,000 का अंतर है, एलजेपी को 22,000 वोट मिले हैं। उबारा में 24,000 वोटों का अंतर है, एलजेपी को 31,000 वोट मिले हैं। टेगरा में 19,000 का अंतर है और एलजेपी यहां पर 20,000 वोट ले गई है। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, जो शुरू से बोलते रहे कि नीतीश को हराना है, नीतीश को हराना है, नीतीश को हराना है, ये जो स्थिति बन रही है त्रिशंकु विधानसभा जैसी, अभी जैसी बोल रहा हूं, 121 है, 122 के पार नहीं हुआ है, इसकी वजह शायद पासवान ही है। हाँ, एलजेपी को पिछली बार 4.8% वोट मिला था, इस बार 5.6% वोट मिल चुका है। 18.5 लाख वोट उसको मिल चुका है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह वो जेडीयू को नुकसान। देखिए बिल्कुल जो कहानी का विलेन कौन है? नीतीश कुमार के लिए? नहीं, चिराग पासवान। बिल्कुल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के घर में बिल्कुल आग लगा दिया है, यह स्पष्ट दिखता है। घर तो उनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन आग लगाया जाके तीर में। जी बिल्कुल, राम के हनुमान ने राम के ही अयोध्या में आग लगा दिया। बढ़ गया। हमने कहा था ना कि अभी बैठ कर देखिए, अभी जिन निकल रहा है तारा। अभी 8 बजने दीजिए, तब पलटूरा पलट गया। नीतीश ये जो हमारे चिराग पासवान है, उनके हम लोग डबल रोल की कल्पना कर रहे थे। एक पॉजिटिव कि वो सीट ले जाएंगे, दूसरा वो हानि पहुंचाएंगे। तो उन्होंने हानि तो पहुंचा दिया, घर को आग लगी घर के चिराग से। मैं आता हूँ। पीछे वाला ये दिखाना बहुत जरूरी है। पीछे की स्क्रीन को ध्यान से दिखाइए, इसको क्लोज लेके जाइए। ये पूरी 243 सीटें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये 243 सीटों में जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, नारंगी रंग दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा एनडीए के खाते वाला है। जो हरा रंग दिखाई दे रहा है वो यूपीए के खाते वाला है। एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज है, पश्चिमी चंपारण से शुरू हो रहा है और जहानाबाद में जाके खत्म हो रहा है। पूरी की पूरी 38 सीटें हैं, 243 सीटें हैं। और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा इस पूरे नक्शे को देखकर कि दरअसल बिहार में हो क्या रहा है, कौन सी पार्टी कहां पर जीत रही है, किन इलाकों में किसको लीड मिली हुई है। ये लीड और रिजल्ट मिलाकर आपको दिखाई दे रहा है। जो आप ग्रे रंग देख रहे हैं, खासकर किशनगंज में, अगर आप तीसरे कॉलम में देखें, बीच में आए, किशनगंज लिखा हुआ है। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, ये वो जगह है जहां पर अन्य लीड ले रहे हैं, अन्य के खाते में गई। और ये वही सीटें हैं जहां पर एमआईएम के लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दीपक कहां थे भाई? गाना कौन गाएगा? सुमित जी, मैं इसलिए आपको बुला रहा था क्योंकि मैं ये जान लेना जरूरी होगा कि जब हम स्पॉइलर कहते हैं तो किसको स्पॉइलर कहते हैं। जब मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा अगर किसी तीसरे नंबर पे आए उम्मीदवार को वोट मिल जाए तो वो स्पॉइलर होता है। और आप वो देख रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, जो शशि शेखर जी कह रहे थे, जीते कोई हारे कोई, परंतु यहाँ बिहार की जीत है क्योंकि आज बिहार की राजनीति का एक एजेंडा, एक पॉजिटिव एजेंडा सेट हो गया। और जिसको मानेंगे पॉजिटिव एजेंडा तेजस्वी यादव ने सेट किया। इनकी बात को मैं पूरा कर नहीं, नतीजा आ जाने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, चिराग पासवान की बात हो रही है तो ये मानना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा कि जितने वोट मिले उनको, वो अगर साथ होते तो सब जेडीयू को मिल जाते। इसमें एंटी इनकम्बेंसी वोट वो हो सकता है आरजेडी को जाते, हो सकता है वो आरजेडी को जाते। तो नुकसान मुझे लगता है दोनों का किया होता। मैं हाथ कंगन को आरती क्या, केसी त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। केसी त्यागी जी, क्या चिराग पासवान ने अपनी चिराग से आपके घर में आग लगाई है? चिराग को अपनी कहानी का आप विलेन मानेंगे? नहीं, पहले तो उसने अपना जो तथाकथित बंगला था वही जला करके राख कर दिया और उसका प्रयास एनडीए के मकान को भी नुकसान पहुंचाने का लगातार रहा है। लेकिन प्रदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार हैं, मैं आपकी बात को रिफ्यूट नहीं कर रहा। विधानसभा क्षेत्रों के नाम नोट कीजिए, उम्मीदवारों की कास्ट नोट कीजिए। ये सारे वो क्षेत्र हैं मैक्सिमम जहां जेडीयू था और जेडीयू के बैकवर्ड और वीकर सेक्शन के लोग चुनाव लड़ रहे थे। वहां पे डेलिबरेटली अपर कास्ट के ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और पैसा भी, ताकि जो वोट जा सकती थी जेडीयू को बीजेपी के बृहत्तर गठबंधन के दौरान, वो सारी वहां चली गई। उनमें से एक वोट भी आरजेडी को जाने वाली नहीं थी। ये वो भी जानता है और जिसने ये काम उससे कराया वो भी जानता है। लेकिन एक कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब तो एक एक सीट का नाम है तो क्या बीजेपी ने कराया? मतलब इशारा किसकी ओर है? किसने कहा? ये किसने कहा? आपने कहा बीजेपी के नेताओं ने बहुत ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री आरजेडी ने कराया है। अच्छा, आप पूछना चाहते हो? आरजेडी ने कराया है। फैजल साहब आपकी बारी। फैजल साहब आपकी बारी, जवाब दीजिए। देखिए, केसी त्यागी जी क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो चिराग पासवान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं चिराग पासवान हम लोगों से मिले हुए थे। अभी तक तो इनके साथ साथ गिलवैया करके घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आज भी भारतीय जनता पार्टी वाले उनको पूरी तरह से नकार नहीं रहे हैं। आपको मालूम हो कि अभी भी थोड़ी देर पहले किसी चैनल पे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि टेक्निकली वो अभी हमारे हिस्सा है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही किस तरह की खिचड़ी पक रही है। ये तो हमारे बुजुर्ग नेता ऐसा तो नहीं है का दिल जानता है
फैजल साहब, क्या त्यागी खेल हुआ जी है। और त्यागी जी लोगों बोले में भी नहीं, फैजल साहब तो पता है कि खेल क्या हुआ है। फैजल साहब, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे तो दिखा रहे हैं, पर सिंगल लार्जेस्ट अलायंस के तौर पर, प्री पोल अलायंस के तौर पे नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग पीछे छूट रहे हैं। 119 एनडीए है, 116 यूपीए है। आपको लगता है कि आपके सहयोगियों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं की? नहीं, जाहिर सी बात है कि जो स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टीज का रहा है उस तरह से कांग्रेस का नहीं रहा है, लेकिन अभी भी बहुत जल्दबाजी है। 30 सीटों का के बारे में मुझे पता है कि बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे हैं, तो वो अभी आने दीजिए। और मैंने हमेशा कहा है कि लालटेन रात में जलती है, थोड़ा सा अंधेरा होने दीजिए, लालटेन अवश्य जलेगा और सरकार हमारी बनेगी। आप लालटेन जला लीजिएगा, लेकिन बिहार को लालटेन युग में लेके मत जाइएगा प्लीज। हाँ, इस बात को ध्यान से बोल रहा हूँ मैं। वो बिहार के लोग तय करेंगे, ना हम तय करेंगे, ना आप तय करेंगे। नहीं, पर लालटेन युग में मत ले जाइएगा। बिजली आती है आजकल, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है। तय करेगा, बिहार का मतदाता तय करेगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप विकास नहीं करेंगे फैजल साहब? आप पावर हाउस कटवा देंगे, बिजली का उत्पादन नहीं होगा? आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जनाब, आप बार बार लालटेन रात को जलती है, अच्छी बात है, आपकी लालटेन चमके, पर बिहार को लालटेन के हवाले मत करिएगा। मतलब मैं असली लालटेन की बात कर रहा हूँ, लालटेन युग की बात कर रहा हूँ। करना है हाँ, वो जो मैं समझ गया आप मेटाफर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम लोगों को जो करना है वो हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में कह दिया है, बता दिया है। मीम अफजल साहब, पढ़ाई की बात की। मीम अफजल साहब, क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जैसा करना चाहिए था वैसा वो नहीं कर पाई? आप मानेंगे इस बात को, जिस ओर फैजल साहब ने भी इशारा किया? इशारा तो आपने भी किया और पैनल पे बैठे हुए कई लोगों ने इशारा किया, आपके पैनल में भी कई लोगों ने इशारा किया। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती बाकी है, और जब वो सामने आएगा और ऐसी कोई बात होगी तो मैं बड़ी खुशदिली के साथ इस बात को कबूल भी करूँ कि हम शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और उससे कुछ वजूहात भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं उसका जरूरी जिक्र नहीं समझता। उन्हें लाइटर नोट एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपके पीछे जो दीवार पर नाम लिखे हुए हैं उसमें आपने तीनों पार्टियों के बारे में बताया कि कौन कौन लोग क्या क्या है। मैं ये कहूंगा कि जब मैं उसको देख रहा था तो जाहिर है मैं दूर बैठा हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ 3 रंग नजर आ रहे थे, और वो 3 रंग तिरंगा थे। और तिरंगे का रंग जो होता है वो सबसे बड़ा रंग है आज देश के अंदर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी का सही मुजाहरा आज बिहार के अंदर हो रहा है। एक तरह से कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि हम लोग बैठे हुए बहुत ही आराम से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और किसी को ये नहीं पता है कि कौन जीतेगा कौन हार जाएगा। सभी मीम साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो ब्रेकिंग न्यूज दे लेते हैं, शायद आपको अच्छा लगेगा सुन के। 119 और 116 नीतीश प्लस और तेजस्वी प्लस में महज अब 3 सीटों का अंतर रह गया है। बहुत तेजी से यूपीए गठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है और उस लीड को, उस मार्जिन को कम किया है जो एनडीए के खाते में थी, जो नीतीश कुमार के खाते में थी। और शायद इसीलिए इस वक्त नीतीश कुमार के घर पर एक अणे मार्ग पर पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जहां पे नीतीश कुमार मौजूद हैं, सुशील मोदी मौजूद हैं, नित्यानंद राय मौजूद हैं, संजय जायसवाल मौजूद है, भूपेंद्र राय मौजूद है, आरसीपी सिंह मौजूद हैं। और ये तमाम वो बड़े नेता हैं जो इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एनडीए तैयारी कर रहा है, किसी न किसी तरीके से एक बार फिर बिहार में अपनी सरकार बन जाए। राखी ने हाथ उठाया। राखी, पासवान के बारे में और केसी त्यागी जी सुन भी रहे होंगे, वो कह रहे थे अपना बंगला उन्होंने नष्ट किया, लेकिन नहीं, बॉलीवुड के बैकग्राउंड से आए हुए हैं चिराग पासवान। हमको इस चुनाव में चिराग पासवान की स्पॉइलर की भूमिका को बहुत सीरियसली देखना होगा कि वो कैसे उभरे हैं। हमेशा कहते रहे चिराग कि मैं अपने पिताजी की एक ही बात याद रखता हूँ कि वो मौसम वैज्ञानिक है। तो बहुत सोच समझ के हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त चिराग पासवान ने अपनी भूमिका को कैसे। पर चिराग के खुद के पास एक भी सीट नहीं है, वो कुछ भी नहीं पा सकते, उन्होंने केवल खेल बिगाड़ा है। पिता की तरह मौसम वैज्ञानिक साबित नहीं हुए। हाँ, वो उनको उनके हाथ कुछ नहीं लगा, सिवाय इसके कि वो कहे कि बदला ले लिया हमने। सुमित जी, संगीता जी बताएंगी इस चुनाव का जो रुख है वो 31% मत जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो अदर्स के पास जाता जा रहा है, उस वोट ने सारा रुख बदल के रखा है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने जो गठबंधन बनाया उसको इतना ब्रॉड बेस बनाना चाहिए। मैं तुरंत एक बार फिर ब्रेकिंग वॉल पे जाऊंगा। इसको देखना बहुत जरूरी है इस वक्त यहाँ पे, कैसे लोक जनशक्ति पार्टी, यानी ये चिराग पासवान, ये वो शख्स हैं
जिन्होंने जेडीयू का खेल बिगाड़ा है। अपनी तो एक भी नहीं जीती, पर जेडीयू की कम से कम 8 सीटें इन्होंने बर्बाद कर दी हैं। अत्री का खेल देखिए, 6000 वोट से पीछे है। अत्री की बात हम कर रहे हैं। अगली सीट है बहादुरपुर की, जेडीयू 800 वोट से पीछे है। एलजेपी को 16000 वोट मिले हैं। अगर एलजेपी का कैंडिडेट नहीं होता तो जेडीयू सीट जीत सकती थी। बहादुरपुर के बाद बात करते हैं बनियापुर की, वीआईपी 30,000 से पीछे है। एलजेपी को 32,000 वोट मिले हैं। यानी यहां पर अगर पासवान का कैंडिडेट नहीं होता तो फायदा हो जाता एनडीए को। जेडीयू 14,000 से पीछे, एलजेपी को 19,000 वोट मिले बेलसंड में। ये बेलसंड सीट की बात कर रहे हैं। किस तरीके से एक एक सीट पर चिराग पासवान की ऐसी 8 सीटें हैं जिन्होंने एनडीए का खेल खराब कर दिया है। अलौली की बात हो रही है, 8,000 से पीछे, एलजेपी को यहां पर 15,000 वोट मिले हैं। ये सब दिखाता है। चकई को देखिए, 5,000 से पीछे चल रहा था जेडीयू का कैंडिडेट, एलजेपी ने 22,000 वोट पाए हैं चकई में। और ये साफ इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान ने अपने चिराग से उनका जो अपना घर था, जो उनका चुनाव चिन्ह है, न सिर्फ उसको जलाया बल्कि उनके आसपास जो लोग आ सकते थे उनके भी हाथ जला दिए। इसी नोट पर एक ब्रेक लेना, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, सुपर ओवर की ओर जा रहे हैं हम लोग। 120-115 मैच ऑलमोस्ट टाई ओवर में है, सुपर ओवर चलने वाले हैं। क्या ये मैच आखिरी ओवरों में फंसने वाला है? क्या एनडीए और यूपीए के बीच ये मामला बिहार का लगभग वैसे ही हो रहा है जैसे कि मध्य प्रदेश की असेंबली में देखा था? 8-9 सीट के अंतर पर कांग्रेस और बीजेपी का अंतर था, यहां पर भी केवल 5 का अंतर रह गया है। इसके पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, कुछ चीजें आपको समझा दूं। मेरे पीछे जो आप ये बड़ी सी वॉल देख रहे हैं जहां पे कौन बनेगा मुख्यमंत्री का मोन्टाज चल रहा है, हैशटैग बिहार रिजल्ट ऑन एबीपी आप जहां पे आप ट्वीट कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग वॉल है। जितनी बड़ी खबरें आ रही है इसी वॉल पर आ रही है, इसी को ध्यान से देखते रहिएगा इस पूरे सेट के दौरान। ये वो वॉल है एलईडी पर जहां पर की कैंडिडेट्स जो हैं, जो वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं, उनका क्या हश्र हो रहा है, आगे चल रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं। जैसे लवली आनंद की तस्वीर लगी थी अभी, वो अपनी सीट पर पीछे चल रही है। अभी देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी, ये 20वीं सीट से हार चुकी हैं। इस तरह की जानकारी इस वॉल पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक सामने वो जो वॉल है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया, थोड़ा आगे बढ़ाइए कैमरे को, 243 सीटें बिहार की पूरी 243 सीटें जो 38 जिलों की हैं, उसका एक एक तफसील है। ऑरेंज रंग एनडीए की ओर इशारा कर रहा है, हरा रंग यूपीए की ओर इशारा कर रहा है जहां पे लीड और रुझान मिलाकर जहां जीत रहे हैं, और जो ग्रे कलर आप देख रहे हैं वो अन्य के खाते की सीटें हैं। यानी जो छोटी पार्टियां जैसे एमआईएम हो गया, उसके जो किसी अलायंस में नहीं है, उन पार्टियों को इशारा कर रहा है। ये पूरा का पूरा नीला रंग हमने रखा था एलजेपी के लिए, लेकिन देखिए आप नीला रंग कस्बा में एक आगे चल रहा है पूर्णिया के, लेकिन वो सिर्फ आगे ही चल रहा है, अभी जीत नहीं रहे वहां पे। तो ये स्थिति यहां की है। इस वॉल को देखिए, ये भी की कैंडिडेट्स की वॉल है, ये भी वीआईपी कैंडिडेट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं लवली आनंद आरजेडी की हैं, जो कि सहरसा से हार चुकी हैं। उनका क्या हश्र हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे हम लोग मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं कि दरअसल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तमाम ताजा अपडेट्स आपको यहां मिल जाते हैं, बड़े बड़े ट्वीट्स यहां दिख जाते हैं, कौन क्या कमेंट कर रहा है अपनी कहानी के ऊपर। जो आप लोग सोचते होंगे ना कि हम एंकर्स कहां से जानकारी लेके कैसे बोलते हैं, तो आधी चीज तो हमको यहां से पता लगती है। यहां से हम पढ़ते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यहां से हम मूड को भाप लेते हैं किस ओर पे चर्चा को लेकर जाना है, इस वक्त क्या चल रहा है। तो इस कहानी के इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो चिराग पासवान पे बात कर रहे हैं। इस वक्त का समीकरण दिखाते हैं, हम आपको समीकरण दिखा देते हैं कि किस तरीके से सरकारें बन सकती हैं आने वाले वक्त में। उस समीकरण को समझिए, बिहार का बदलता समीकरण, 243 सीटें हैं, 122 चाहिए, 123 चाहिए। आरजेडी के पास 115 आ रही है गठबंधन में, एमआईएम के 5 अगर सपोर्ट मिल जाता है तो 120, और अदर्स के अगर जो 3 बाकी हैं वो भी साथ जुड़ जाए तो 123। इस 3 अदर में 1 बीएसपी है और 2 निर्दलीय हैं, 2 निर्दलीय और 1 बीएसपी, ये जुड़ जाते हैं तो कुल 123, यानी कि बहुमत के आंकड़े से ऊपर। यानी सरकार यहां पर तेजस्वी की बन जाएगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले पाएंगे, जिस ओर वो लगातार इशारा कर रहे थे कि 10 लाख नौकरियां देंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में जब हस्ताक्षर करेंगे। तो ये वो तभी हो सकता है जब एमआईएम और अदर्स यूपीए के साथ मिले, तेजस्वी के साथ मिले। और एनडीए के 120 हैं, और ये जो 3 हैं ये उधर भी जा सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है और बीएसपी है। ये 3 अगर उधर चले गए तो वापस नीतीश कुमार की सरकार बन जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, तुरंत लौटकर आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ बड़ी कवरेज में। आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो अभी एनडीए आगे है, तो हर कलाकार और हर क्षेत्र के लोगों ने इसमें सहयोग किया है। रैली एकदम धुराधार चल रहा था। एक बहुत चर्चित गाना सुनाते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर का, कहे कि उसमें हम भी गाए हुए थे, जिया वो बिहार के लाला।
मनोज तिवारी भैया भी एकदम धुआंधार रैली किए बिहार में, 56-57 को रैली किए वो भी। तो क्या कहना है? तो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तोहरे बबूल बाला, तोहरे बबूल बाला, बाटे बोल बाला, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया, एनडीए के सरकार बजशन मनावाए भैया, कंधे पे गमछा डाल के कमर हिलावाए भैया, चाहे जकरा मन जितावाए भैया, आ सब मिलके तू लालटेन के बूतावाए भैया। तभी रुझान हम कह रहे थे बार बार कि लालू के आंकड़ा पक्का रहेला, और लालू ऐसे नहीं बोलता है, सारा आंकड़ा पक्का। पिछले बार हमने कहा था 180 तो 80 आया, और इस बार बोला कि 8 बजे का इंतजार कीजिए, 8 बजतों की 60 पूरा 8%। सुबह का 8 बजे आप बोल रहे थे कि शाम का 8 का इंतजार करिए। हाँ, शाम का 8 बजे का इंतजार कीजिए। अभी देख रहे हैं सारा गोटी गिर रहा है, धीरे धीरे बिके। अब ये दो बिहारी बाबू हमारे साथ बैठे हुए हैं, युवा हैं बिहार के। बिहार में मैं आता हूँ, अभी तो अब रहेंगे, तो मैच लंबा चलना है, खत्म थोड़ी हो रहा है, बचा के रखिए अपने हथियारों को। बिहार की बात चल रही है तो बिहार में ये छठ का मौसम भी है। छठी मैया का पर्व बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। गंगा घाट पर बहुत सी तैयारियां की जाती है, कुछ तैयारी हमारी ग्राफिक्स टीम ने भी की है। आइए देखते हैं कि किसकी बोट तेजी से आगे बढ़ रही है सरकार बनाने की ओर। नीतीश कुमार की नाव को आप देख सकते हैं, गंगा मैया में 120 सीटों के साथ आगे निकल चुकी है। तेजस्वी यादव से आगे है नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन। इस वक्त जो आंकड़ा हमको दिखाई दे रहा है, इन ताजा अपडेट्स में जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये रुझान और नतीजे मिलाकर एक बार फिर साफ कर दूं, ये तेजस्वी यादव का आंकड़ा, उनके गठबंधन का 115, 5 का अंतर है, महज 5 सीटों का अंतर है और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चांसेस अदर्स के खाते में जो सीटें हैं, वो कोशिश ऐसी लग रही है कि वो जा सकती है तेजस्वी के पास ज्यादा बजाय बीजेपी के। देखिए, एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोग कह रहे थे कि जब इलेक्शन पोलराइज होता है दो महागठबंधन में, तो छोटे दलों की कोई भूमिका नहीं रह जाती। लेकिन आप देखिए छोटे दल कैसे महत्वपूर्ण होकर उभर गए। चाबी भी उनके हाथ में है, काटने की शक्ति भी उनके हाथ में है। और जो चिराग के साथ है कि भाई डेमोक्रेसी में कहते हैं ना, भक्ति का कोई मतलब नहीं होता, दिमाग से काम होता है। लेकिन जब वो भक्ति करने लगे, भारतीय डेमोक्रेसी में ये हो सकता है कि डेमोक्रेसी भी है और भक्ति भी है, तो भक्त को कौन रोक सकता है? वो भक्ति कर रहा है। मीम साहब, आपको लग रहा है कि चिराग पासवान के साथ मिल गए होते, साथ कर लिया होता यूपीए के साथ, तो ज्यादा बेहतर होता? अभी केसी त्यागी जी साहब कह रहे थे कि बड़ी साजिश है, उन्होंने कहा सैबोटाइज किया गया। ये किसकी साजिश है? जब कहा गया बीजेपी की तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एक लफ्ज कहीं भी चिराग पासवान के बारे में नहीं बोला, पूरे इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक लफ्ज चिराग पासवान के ताल्लुक से नहीं बोला, और रामविलास जी की तारीफ, जाहिर है रामविलास जी आज हमारे दरमियान में नहीं है तो उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन वो एक ऐसे लीडर थे जो बहुत पॉपुलर थे और सब लोग उनको बहुत चाहते थे, चाहे वो दूसरी पार्टियों से ताल्लुक रखते हो या अपनी पार्टी के अंदर। तो क्या आप ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने खामोशी के साथ उनको बुलाया होता और कहा होता कि आप इतनी सीटें लीजिए और लीओ को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, तो क्या उनमें हिम्मत थी कि वो ऐसा करते? वो लगातार अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान कहते रहे। मैं तो सवाल पूछ रहा था, आपके साथ होते तो क्या बेहतर होता? आप उधर चले गए। मैं तो सवाल पूछ रहा था कि आपकी तरफ होते तो क्या बेहतर होता, आपका काम आसान हो जाता? हमारी तरफ तो होने का कोई सवाल नहीं था। क्यों? वो तो आप छोड़ दीजिए। वो पासवान जी तो साथ में सरकार चला चुके हैं, यूपीए में मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में। अलग था, पासवान जी दूसरे नाव पे सवार हो चुके थे और जाहिर है कि उनके ताल्लुक से अब उनके जब उन्होंने पर्दा कर लिया है तो उसके बाद उनके बारे में कहना मुनासिब नहीं है। पासवान जी की पार्टी के प्रवक्ता अजय कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं।
अजय जी ये बताइए और ये समझाइए कि ना जीतेंगे ना जीतने देंगे, आप उसमें कामयाब हो गए। सुबह आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपके नाम क्या? मनोज झा कुछ बोल रहे, पहले सुन लेते। मैं आऊंगा अजय जी। मनोज झा कुछ बोल रहे, लाइव आ रहा है। चुप हो जाओ, बोलने दो। 5 मिनट चुप हो जाओ, 5 मिनट। अरे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर पूछिएगा। स्थिति बदली नहीं, बदलाव की ओर है, ये बात तो स्पष्ट तौर पे कहूँ। आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर बराबर का आ रहा है, सब लो मार्जिन है और हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ साफ तौर पे। मेरा ये भी कहना है कि अभी सुना है कि तमाम भाजपा जदयू के लोग सीएम के आवास पे बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि किसी भी रूप में, और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपका काम है निष्पक्ष रहना। आप सर्टिफिकेट देने में देर कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप हमारे कैंडिडेट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जीतना तो हमें ही है, 2 घंटे में जीते 3 घंटे में जीते, आप जीतना हमें ही। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, मैं साथियों सुनो यार, साथियों प्लीज, साथियों अपने कार्यकर्ताओं को मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हैं कैसे चुनाव का नतीजा बदल रहा है, मैं आपको बताऊं, कई क्षेत्रों का नाम कह सकता हूं। हालांकि 300 ऐसे क्षेत्र हैं जैसे परबत्ता, परिहार, बरबीघा, मधुबन, त्रिवेणीगंज, महाराजगंज, अमनौर, सरायरंजन, कटिहार, कुड़हनी, बोचहा, ये तमाम जो जगह है, खगड़िया, ये तमाम जगह है जहां या तो डिले किया जा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। तो मैं पुनः कहूंगा कि माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री अब चंद घंटों के लिए हैं, और कलंक मत ढोइए अपने सर पे। और आग्रह करूंगा प्रशासन के लोगों को, जहां तक मेरी बात जाती है, आप निष्पक्ष तरीके से अपना काम करिए। जीत हमारी ही होगी, आप कितनों विलंब कर लो। बस मैं आग्रह करूंगा कि लोग तमाम प्रशासन के लोग इस बात को समझें, और मुख्यमंत्री जी भी समझें, उनके डिप्टी साहब भी समझें। बस इतना ही हमें कहना था। जल गया है, नहीं चेतावनी नहीं है, चेतावनी देना हमारा काम ही नहीं है। प्रशासन को ये बता रहा हूँ कि निष्पक्ष तरीके से काम करे। सरकार बना रहे हैं ना, पक्का 200% सरकार बन रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद बन रही है। मनोज कुमार झा, आरजेडी के प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद, बड़ी बात कह रहे थे कि चुनाव आयोग कुछ जगहों पर वोटिंग को रोक रहा है, सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे विनिंग कैंडिडेट्स को, बार बार चीजों को व्यवधान की ओर इशारा कर रहे थे। खुलकर तो नहीं आरोप लगाया, लेकिन ये इशारा किया कि कहीं चुनाव आयोग कुछ लोगों के इशारे पर तो काम नहीं कर रहा है। उन्होंने जोड़ा दोनों घटनाओं को कि नीतीश कुमार के घर पर जो बड़े बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बैठक चल रही है, क्या बैठक का कोई जोड़ हो सकता है इस तरह के घटनाक्रम से, जो अलग अलग सीटों पर सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे हैं। दावा अभी भी कर रहे हैं कि जीतेंगे, जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां अभी भी बिल्कुल साफ उनके पक्ष में नहीं आई हैं। इस चीज को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। आरजेडी को इस बात की आशंका है कि उनके साथ कोई खेल ना खेल दिया जाए, जीते जीते ना उनको हरा दिया जाए, इस बात की कहने आए थे इस वक्त। ये एक और बड़ी खबर देखिए अब आप, किस तरीके से एमआईएम ने 5 सीटें ऐसी है जहां पर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। ये समझना बहुत जरूरी है। महागठबंधन बहुत आसानी से चुनाव जीत सकता था, इन सीटों को जीत सकता था। इन जगहों को आप ध्यान से देखिए। किशनगंज में कांग्रेस को टक्कर दे रही है एमआईएम, बरारी साहिबगंज में एमआईएम से पीछे चल रही है, जोकीहाट में एमआईएम ने आरजेडी को हराया है, कस्बा में कांग्रेस एमआईएम से पीछे चल रही है, किशनगंज में कांग्रेस को टक्कर दे रही है एमआईएम।
ये वो 5 सीटें हैं जहां पर एमआईएम की वजह से यूपीए का खेल बिगड़ रहा है। यूपीए मतलब आरजेडी और कांग्रेस, और ये पांचों की पांचों सीटें आप मुस्लिम बहुल सीटें कह सकते हैं। जी ऋषि जी। अमित जी, जोकीहाट में तो शाहनवाज आलम और सरफराज आलम भाई हैं, और सरफराज आलम आरजेडी से लड़ रहे थे और शाहनवाज आलम एआईएमआईएम से लड़ रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ाई था, और तो मुझे लगा छोटे भाई ने बड़े भाई को हरा दिया। जो जीते हैं वो जो जीते हैं वो छोटे भाई हैं, शाहनवाज आलम। और तस्लीमुद्दीन साहब की जो पत्नी है वो छोटे बेटे के साथ थी, और आरजेडी के जो है सरफराज आलम वहां से सांसद भी रहे। कुल मिलाकर जो काम चिराग ने किया एनडीए के लिए, वो काम एमआईएम ने किया यूपीए के लिए। हाँ, इसमें गलती सबसे बड़ी आरजेडी वगैरह कांग्रेस की है, जिन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया मुस्लिम वोट। किशनगंज में पिछली बार लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी ओवैसी की पार्टी, और वहां की 3 विधानसभाओं में जिसमें वो जीत रहे हैं, वो बहादुरगंज है, कोचाधामन है, और एक और ठाकुरगंज, 3 में वो पहले नंबर पर रहे थे। तो कल्टीवेट किया अपनी इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को, उसका जो कल्टीवेट किया ओवैसी ने, मुझे लगता है उसका फायदा उनको। ओवैसी को फायदा हुआ। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे 1000 से भी कम वोटों का अंतर है। 13 ऐसी सीटें हैं। वो डेटा हमारे पास पूरा तैयार है, आप देख सकते हैं। बरबीघा में 505, बिस्वी में 76, चकई में 887, 1000 वोटों से कम के अंतर की सीटें हैं। डिहरी में 81, खगड़िया में 79, मधुबन में 829। ये वो सीटें हैं जहां पर बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट इस वक्त चल रहा है। परबत्ता में 555, रामगढ़ में 189, सिमरी में 417। आप देख सकते हैं इतने कम मार्जिन के साथ सीटें आगे पीछे चल रही हैं। बचपत्ती 630, सिवान 37, सिंगेश्वर 489, 489। ये तमाम सीटें हैं जिससे इशारा मिलता है कि कितना क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, और इसी ओर इशारा कर रहे थे मनोज कुमार झा। मेरे साथ बने हुए बीजेपी के नेता संजय मयूख। संजय मयूख, ये बात साफ करना बहुत जरूरी है कि क्या चुनाव आयोग का प्रशासन, चुनाव आयोग के अधिकारी आपके साथ साठगांठ करे हुए हैं, जिस ओर मनोज कुमार झा ने इल्जाम लगाया? सुमित जी एक बात स्पष्ट कर दूं, आज से 2 दिन पूर्व इन लोगों ने मोदी वीएम कहा था ईवीएम को। 2 दिनों तक ये लोग चुप रहे। आज यदि गठबंधन के नेता, एनडीए गठबंधन के नेता आपस में बैठते हैं तो इस बात के लिए बिल्कुल चिंतित न हो मनोज झा जी कि ये लोग कोई बात कर रहे हैं। सुशासन की सरकार है, कहीं से किसी प्रशासन पर कोई दबाव नहीं है। हमको जनशक्ति पर भरोसा है, और यह तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि गठबंधन दल के नेता बीजेपी की बात सुन रहे हैं ना आप? संजय मयूख, बात हो जाने दीजिए। संजय मयूख, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो आप आगे चले गए। मैं जो आरोप मनोज कुमार झा ने लगाया है उस पर चर्चा करना चाह रहा हूं, ताकि तस्वीर साफ हो जाए, कौन सही बोल रहा है कौन गलत, दर्शक तय कर ले। जी फैजल साहब बोलेंगे, फिर आप जवाब दीजिएगा। फैजल साहब बोलेंगे, फिर आप जवाब दीजिएगा। संजय मयूख। अरे संजय मयूख जी, थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है, हर जगह से हम लोगों को भी सूचना आ रही है कि कैंडिडेट्स का जीत हार हो चुका है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। एक नहीं, अनेकों सीट से ऐसी बातें आ रही हैं, और डेलिब्रेट डिले किया जा रहा है। आप खुद पत्रकार हैं सुमित अवस्थी जी, आपको भी इस बात की जानकारी है कि प्रशासन के जरिए ये किया जाता है, और एब्सोल्यूट पावर होता है उनके पास। वो किसी न किसी बहाने से रिजल्ट को डिले की स्थिति बन रही है। लेकिन उसके बाद देखिए, जनता को भ्रम में मत डालिए, जनता को भ्रम में मत डालिए। अब जो परिणाम आते हैं उसमें कोई इस तरह की बात नहीं आती है। यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और बहुत सारे आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो परिणाम आता है उस परिणाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, कोई प्रशासन का दबाव नहीं होता है। परिणाम आने दीजिए। अब 122, 113 है। हम बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार कर रहे हैं कि हम सुखद परिणाम की अपेक्षा रख रहे हैं। आपको मौका मिलेगा, बोल लीजिएगा। क्यों इतना नहीं, मौका तो झूठ फरेब आप चलाते रहिएगा। 15 मिनट मनोज कुमार झा ने चलाया, 15 मिनट आप चलाएंगे, कैसे हम स्वीकार करेंगे? बिहार की जनता को भ्रमित मत करिए। वैशाली गणतंत्र की भूमि है, और गणतंत्र की भूमि से एक अच्छा लोकतंत्र निकलता है। आप लोग झूठ बोलते हैं। 1,25,000 करोड़ का पैकेज का क्या होगा? नहीं, हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, हम तो जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपके झूठ को एक चेहरा दिखा देता हूँ। 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज आपने जितना झूठ बोला ना 10 लाख रोजगार का, 15 साल में 60,000 नौकरियां दी, हमने 6 लाख। जिस पर इल्जाम लग रहा है वो अपनी बात क्यों मानेगा संजय मयूख? फैजल साहब सुनिए ना। फैजल साहब, क्या ये बेहतर नहीं होता कि मनोज झा साहब सबूत दे देते?
कि किस आधार पर वो ये कह रहे हैं। उन्होंने सीटों के नाम गिना दिए, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये तो हम भी दिखा रहे हैं कौन कितनी सीटों पर, कितने कम मार्जिन पर सीटें आगे पीछे चल रही हैं। सबूत दे देते कि किसी कैंडिडेट ने कहा कि उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, चुनाव आयोग के अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं, वॉटेवर। यस दसों कैंडिडेट ने हम लोगों को फोन किया है, मुझे खुद फोन किया है। नाम बताइए, नाम बताइए फैजल साहब, नाम बताइए किसने फोन किया आपको? अभी नाम बताइए और ज्ञापन दीजिए चुनाव आयोग को। हुआ है, उससे पहले मधुबन में हुआ है, जहाँ अब कहाँ चिड़ैया में रिजल्ट आ चुका साहब, चिड़ैया में रिजल्ट आ चुका, आप कहाँ हैं? 2 घंटे अरे बंद कोठरियों से राजनीति मत करिए। राणा रणधीर ने वहाँ पर ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है दोस्तों। जो इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे तमाम दर्शक, उनसे कहना चाहूंगा, आज टीवी का रिमोट मत छूइएगा। आज बिहार में सबसे बड़ा प्रीमियर लीग चल रहा है। ये तय करने वाला है आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक कि कौन छक्का मारेगा इस मैच को जीतने के लिए। अभिषेक, जेडीयू के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अजय कुमार भी हैं। फैजल साहब मैं आता हूं। अभिषेक, आपके साथ अजय कुमार है स्क्रीन पर, एलजेपी के प्रवक्ता। 8 सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू जीत सकती थी, आपका गठबंधन जीत सकता था, लेकिन चिराग साहब के चिराग ने आग लगा दी, बर्बाद कर दी। क्या कहना चाहेंगे आप? अभिषेक, आपकी आवाज जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही, बोलिए, आ रही है, हाँ बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी ने सबसे पहले एक एग्जाम्पल सेट किया है बिहार में नकारात्मक राजनीति का। आज दुख का दिन जरूर है कि कहाँ इतना शानदार बंगला तैयार किया था रामविलास पासवान जी ने, आज चिराग पासवान जी ने उस बंगले को फूंक दिया है। सोच लीजिए कि किस पूर्वाग्रह से ग्रसित थे ये लोग कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस आग्रह से ये आगे बढ़े थे और मालूम चला कि एनडीए तो कहीं ना कहीं सत्ता तक पहुंच ही जाएगा इनके लाख प्रयास करने के बावजूद, लेकिन इनका वजूद मिट गया। ये लोग कहते थे अजय कुमार, दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे तो खुद का भी घर में आग लग सकती है। बेहतरीन एग्जाम्पल है, नेगेटिव राजनीति की आपने, नीतीश कुमार को हराने की राजनीति की, अपना शून्य का फिगर है, बहुत बड़ा शून्य लिखा है आपके नाम के आगे। अगर हम 200 नहीं वो ठीक है, 2005 में हम ही नीतीश कुमार को बैठाए थे। अरे अब 2020 की बात करिए ना, हमारी शर्त पे वो नहीं माने तो हम 10 नवंबर 2020 की बात करिए अजय जी। आज की तारीख में आपने पूरा चुनाव लड़ा, आप नीतीश कुमार को हराना चाहते थे। नीतीश कुमार बॉर्डर पे खड़े हैं, सरकार बनाने के सबसे करीब हैं, और आपका क्या हश्र हुआ? तेरे से बैर नहीं नीतीश, तेरी खैर नहीं। अरे यही सब माला जपते रहिए, यही नारा था, और मालूम चला कि अरे आप यही माला जपते रहिए और मालूम चला कि एनडीए को सत्ता तो मिली। अरे यही माला से तो आपका नींद नहीं के लड़ने की जैसी हो गई है। अच्छा, बिहार में आपने किया ना, चिराग पासवान जी एक असफल अभिनेता और एक असफल नेता आज साबित हो गए हैं। बहुत दुख का दिन है कि लोजपा का बंगला मोदी चिराग जी की वजह से जलकर खाक हो गया। जहाँ भी रामविलास पासवान जी होंगे बड़े दुखी होंगे सुमित जी, मेरी संवेदना उनके प्रति है। बताइए, जहाँ भी वो होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सुमित जी कि भले ही अजय जी यहाँ पर कुछ भी कह ले, लेकिन लोजपा के अधिकांश नेता, कार्यकर्ता, उम्मीदवार सबके सब दुखी हैं। सबके सब नहीं चाहते कि किस तरह का निर्णय हो। नहीं अजय जी, एक मिनट, अभिषेक एक मिनट, लेट मी टॉक टू अजय जी, एक मिनट। अजय जी, शोर शराबे में आपकी आवाज दबे जा रही है, किस मुंह से आप लड़ रहे हैं? आपने अगर बहुत अच्छा किया होता तो आप लड़ते ना। आपका एक भी सीट नहीं है अजय बाबू, एक भी सीट नहीं है, और आपने 8 सीटें हरवा दी नीतीश कुमार की। अरे सर, हमको सीट लेना आपकी वजह से बीजेपी मुश्किल में है। जिस बीजेपी के आप हनुमान हैं, उनको मुसीबत में डाल दिया आपने। हमने मुसीबत में नहीं डाला, हमने जो 20 साल में नहीं हुआ वो कर दिया। बीजेपी को बड़ा भाई बना क्या कर दिया? सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। तो आप बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे। जनशक्ति पार्टी सबसे आप बड़ी बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, ये आप कहना चाहते हैं। इसी नोट पर इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, कमर्शियल जरूरत है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में मैच फंसा हुआ है। ये T20 का मैच
लंबा चलने वाला है, ये 3.5 घंटे में खत्म होने वाला नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज।